यस बच्चों, तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 CGST लगेगा। किस पर लगेगा? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, मींस विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट में एक सिटी से दूसरी सिटी में सप्लाई होगी तो लगेगा CGST, चाहे वो सप्लाई गुड्स की है, चाहे सर्विसेज की है, चाहे दोनों की है। टैक्स की कलेक्शन जो होगी वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होगी। टैक्स की पेमेंट टैक्सेबल पर्सन करेगा। यहाँ पर सप्लायर है, वैसे सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में GST पे करने की। लेकिन एल्कोहलिक लिकर की अगर सप्लाई हो रही है तो उस पर CGST नहीं लगेगा, क्योंकि ये अभी भी CGST के परव्यू से बाहर है। इस पर आज भी वैट और एक्साइज ड्यूटी लग रही है। ठीक है, वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपको GST लगाना है वो कैलकुलेट कैसे करोगे? सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो। जिस वैल्यू पर आपको GST लगाना है उसको हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। सेक्शन 15 रेट ऑफ GST कितना है? अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं है बच्चों। CGST का रेट जो है इसे नोटिफाई करती है गवर्नमेंट, वो भी किसकी रिकमेंडेशन पे? GST काउंसिल की रिकमेंडेशन। GST काउंसिल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। बच्चों रेट्स कौन कौन से एप्लीकेबल है? 0%, 0.125%, 1.5%, 2.5%, 6%, 9%, 14%। मैक्सिमम गवर्नमेंट कितना चार्ज कर रही है CGST? 20%। मैक्सिमम चार्ज अच्छा, कितना कर रही है? 14%। 14% चार्ज कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट के पास पावर कितने की है? 20% की। 20% की है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने पूरी पावर यूज नहीं की। अभी तक गवर्नमेंट ने कितना नहीं, टैक्स लगाया? 14% लगाया CGST। 14। वो चाहे इसे बढ़ाकर 14 से 20% तक ले जा सकती है। ठीक है ना, बट इससे ज्यादा नहीं। डन, आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज। बच्चों ये चेंज हो गया, यहाँ अभी इंट्रा नहीं है, यहाँ इंट्रा नहीं है, क्या लिखा हुआ है? इंटर स्टेट सप्लाईज। स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाईज का मतलब क्या हुआ भाई? बिटवीन टू स्टेट। वो इंट्रा होता है बच्चों, वो इंट्रा होता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई में होता है बिटवीन टू स्टेट्स। देखो इंट्रा लिखा था यहाँ पर, विद इन, सॉरी सॉरी एक मिनट, वो विद इन द सर स्टेट। सही कह हाँ, रहे हो, ठीक है ठीक मैं है। 2 स्टेट की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, करेक्ट आंसर दिया आपने। इंटर स्टेट सप्लाईज मीन्स बिटवीन टू स्टेट, ठीक कह रहे हो। अच्छा, इंट्रा और इंटर में डिफरेंस क्या है? इंट्रा हो जाता है विद इन द स्टेट और इंटर हो जाता है आउटसाइड द स्टेट। आउटसाइड द स्टेट। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। हाँ जी, सर ये जो हाँ जी रेट्स बोलो। ये बनते 0.125, 1.5, 2.5, 6, 9, 14, ये सिर्फ ये मतलब ये इंट्रा स्टेट के लिए रेट्स हैं, ये मतलब किस चीज के लिए अलग से रेट्स ये बना सर ये वाले? ये इंटरेस्ट रेट के गिवन थे, CGST के रेट्स गिवन थे। ठीक है ना, CGST। तो अच्छा, तो सर वो जो 5, 12, 18, 28 होता है उसका हाफ ऑफ कर रखा है इन्होंने? हाँ एक्चुअली वो इसका डबल होता है, या हाफ कह लो, एक ही बात है। क्योंकि CGST अगर अच्छा 14% है, अगर बच्चों CGST 14% है तो इतना ही SGST लगेगा। SGST भी 14% होगा एंड इन टोटलिटी इट विल बिकम 28%। 28%। देखो सर पहले 4 तो समझ में आ गई, ये 0.125 और 1.5 कौन से वाले रेट्स? देखो ये नहीं सुना था CGST, ना। अभी SGST, ठीक है। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो CGST मान लो ये 14% है, ठीक है। और ये भी कितना है, कितना हो जाएगा बच्चों ये टोटल? 28%। अब इन दोनों के टोटल के इक्वल ना IGST लग, अगर IGST लगाना होगा तो कितना लगाएंगे? 28%। ठीक है ना, तो IGST कब लगता है और ये दोनों कब लगते हैं? देखो इंट्रा स्टेट सप्लाई में आपका CGST भी लगेगा इंट्रा में, और SGST भी लगेगी। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो IGST लगी। IGST, तो इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो IGST लगेगा। अब गायब कौन है? मोहित। सत्या तुम कहाँ थे? जी कहाँ पर थे तुम? कुछ नहीं सर, मैं अपने नेटवर्क पर अपना डाटा ऑन करा। मोहित को भी मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा, चलो कोई बात आगे। यस बच्चों, अच्छा, इंटर स्टेट सप्लाई, विद इन द स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, आउटसाइड द स्टेट। ठीक है ना। अच्छा, पता है बिटवीन टू स्टेट्स से थोड़ा हम लोग कतराते हैं बोलने से। मैंने आउटसाइड द स्टेट कहा, रीजन क्या है? ध्रुव आंसर दे सकते हो? यस ध्रुव। सर क्या चीज पूछी थी अभी आपने सर? मैंने पूछा कि इंटर स्टेट सप्लाईज को हम लोग आउटसाइड द स्टेट सप्लाई क्यों बोलते हैं? उसमें यूटी भी आ जाती है ना, फिर सर इसलिए शायद बिटवीन द स्टेट आ सर जाती क्योंकि है। सर इंटर स्टेट तो होता है और इंटर स्टेट आउटसाइड द स्टेट होता है, और
मतलब जब भी किसी दूसरे स्टेट में सप्लाई होती है तो आईजी को इंटर स्टेट सप्लाई बोल देते हैं, फिर उस पे आईजीएसटी लगता है। ओके, लक्षिका कुछ कह रहे थे आप? और इन दोनों का सम टोटल होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी का। बच्चों, इंटर स्टेट सप्लाईज, हाँ जी बोलो। सर मैं कह रही थी कि विद इन द सिटी भी हो सकता है ना कि इफ एक स्टेट और दूसरा यूटी है, उसमें भी तो आईजीएसटी लगेगा। बच्चों कई बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसमें भी आईजीएस, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप देखें तो एक स्टेट से बाहर जा रहे हैं तो वो आउट ऑफ द कंट्री भी हो सकता है ना, तो वहां भी क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है, ठीक है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में भी आईजीएसटी लगता है। तो अब आउटसाइड द स्टेट से आ भी सकता है और आउटसाइड द स्टेट जा भी सकता है ना। अब वो आउटसाइड द स्टेट वो दूसरी स्टेट भी हो सकती है और दूसरी कंट्री भी हो सकती है। पॉइंट क्लियर है बच्चों? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आप फॉरेन से गुड्स या सर्विसेज ला रहे हो या इंडिया से फॉरेन में गुड्स या सर्विसेज भेज रहे हो, ठीक है, तो वहां हम लोग ये कह सकते हैं कि वो आउटसाइड द स्टेट है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है वो दूसरी स्टेट हो, वो दूसरी कंट्री भी हो सकती है जहां हम लोग यहाँ से मंगवा रहे हैं, ठीक है। और वैसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो मान के चलो कि इंडिया में बाहर से जो आ रहा है वही टैक्सेबल होगा, ठीक है ना, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो जो बाहर से इंडिया में आ रहा है वही टैक्सेबल, ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंटरस्टेट सप्लाईज को। ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी बोल देते हैं, इज लेविड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। भाई ये ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट, चाहे आप इसे वैल्यू फॉर लेवी बोल लो, चाहे आप इसे ट्रांजैक्शन वैल्यू बोल लो, कैलकुलेट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सेक्शन 15। भाई किस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा, वो वैल्यू हमें किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट। डन। ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, सिंस अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी लॉ, आईजीएसटी इज आल्सो नॉट लेविएबल ऑन द सेम। भाई इस पर भी आईजीएसटी नहीं लगी, ठीक है ना। तो अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पर सीजीएसटी एसजीएसटी भी नहीं लगता और इस पर आईजीएसटी भी। आईजीएसटी इज द सम ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी, वही हमने किया था। इन दोनों का जो टोटल होता है वो क्या बन जाता है बच्चों, आईजीएसटी। आईजीएसटी, ठीक है। अच्छा स्टेट है तो एसजीएसटी लगेगा, अगर यूटी है तो यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी लगेगा, ठीक है ना। तो एस की जगह यूटी आ जाता है, अगर यूनियन टेरिटरी होगी तो एसजीएसटी है ना, एस की जगह यूटी आ जाता यूटी। है। देखो यहाँ पर एस की जगह यूटी आता है, यूटीजीएसटी। तो इन दोनों को मिलाकर, और हमने मैक्सिमम रेट भी देखा था, मैक्सिमम रेट 20% था, है ना। तो एसजीएसटी का भी मैक्सिमम रेट 20% है, सीजीएसटी का भी मैक्सिमम रेट 20% है, तो दोनों का मैक्सिमम रेट मिला के 40% हो जाता है, ठीक है। 40%। ठीक है, दोनों का इंडिविजुअली सीजीएसटी और एसजीएसटी का 20-20% है, तो इन दोनों का टोटल मिला के 40%, आईजीएसटी 40%। 40%। मैक्सिमम रेट इसको नहीं एक्सीड करना चाहिए। बच्चों कुछ पूछना है आप लोगों को? सर आईजीएसटी 50% स्टेट लेता है और 50% सेंटर लेता है ना, डिवाइड जब करते हैं रेशियो, 50-50 रेशियो। बिल्कुल, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। तो हाँ जी, तो ये पॉइंट तो क्लियर है ना आप लोगों को? आगे सर छुट्टी का के लिए बहुत हाँ जी बच्चों। However, CGST, IGST on supply of the following items has not yet been levied. It shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council. ये कह रहे हैं भाई अभी तक इन पर जो है CGST और ये सब नहीं लगा, GST नहीं लगा, ठीक है ना। इसके लिए किसकी वेट कर रहे हैं, रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल की वेट कर रहे हैं। काउंसिल। भाई इसके लिए डेट नोटिफाई नहीं की गई, किस डेट से इन पर एप्लीकेबल होगा। हम लोगों ने ऊपर भी लिस्ट पढ़ी थी इसकी, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, है ना। टैक्स पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर रिवर्स चार्ज। बच्चों अब बारी आ गई रिवर्स। सीजीएसटी आईजीएसटी शैल बी पेड बाय द रेसिपिएंट। बच्चों यहाँ पर सप्लायर की जगह कौन रिस्पॉन्सिबल होता है टैक्स पे करने के लिए, रेसिपिएंट, ठीक है। इसीलिए इसे रिवर्स चार्ज बोल, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो गया। नॉर्मली जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की होती, बट रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने की रेसिपिएंट्स की होती है। जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिपिएंट की होती है, ठीक है। अच्छा कुछ केसेस बताए हूँ जिनमें ऐसा किया जाता है, आरसीएम का केस अप्लाई होगा,
खैर यहाँ फिर भी डिटेल में नहीं है, इसके नीचे डिटेल में दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, देखते हैं एक बार। सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज नोटिफाइड बाय द सीजी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है ना। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज नोटिफाइड बाय सीजी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। सर यहाँ पर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कुछ नहीं लिखा, नहीं बच्चों, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ये नहीं लिखा है, लिखा है। सिर्फ ये लिखा है कि भाई जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उस पर ये अप्लाई, बस इतना ही लिखा है। लेकिन जब हम सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 को देखते हैं तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में क्या लिखा है कि भाई अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है, और रिसिपिएंट जो है जो वो रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, और गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि भाई इस सिचुएशन में कौन पे करेगा, इस सिचुएशन में रजिस्टर्ड पर्सन जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जीएसटी पे करनी, ठीक है ना। आरसीएम के केस में रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वो जीएसटी पे करे। डन। ऑल द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी आईजीएसटी एक्ट शैल अप्लाई टू द रिसिपिएंट। भाई अभी तक जो सेक्शंस जो प्रोविजन सप्लायर पे अप्लाई हो रहे थे जीएसटी पे करने के लिए, आरसीएम में वो किस पर अप्लाई होंगे, रिसिपिएंट पे अप्लाई होंगे, रिसिपिएंट पर। बिकॉज अब वो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, टैक्स पे करने की। तो आरसीएम के कंसेप्ट को समझना है, इसको डिस्कस करना है। तो अभी मैं आप लोगों को फ्री करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में ठीक है ना बच्चों। अभी के ओके लिए सर। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम बच्चों। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू। वेलकम। स्माइल आ गई, अब फ्री हो गए। फाइन। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप और पढ़ा लो चाहे। आजकल बड़े शांत शांत रहते हो, क्या बात है? मतलब पहले कुछ नहीं सर। पार्टिसिपेशन, जब से खुशी का पार्टिसिपेशन बढ़ा है आपका पार्टिसिपेशन कम हो गया है। नहीं सर, दिन की क्लास होती तो मैं भी पार्टिसिपेट, अब तक एनर्जी डाउन हो जाती है शाम। ओके, स्टडी कैसी चल रही है वैसे अभी? सर अब तो पढ़ रही हूँ मैं, जितना पढ़ सकती हूँ। मतलब मैक्सिमम टाइम स्टडी को है? हाँ जी। चलो अच्छी बात, करो करो स्टडी करो। और वैसे हम लोग मॉर्निंग में कई बार कंपनी लॉ लगाते हैं, ठीक है, तो सर आप मुझे चलो ठीक है, मैं बताऊंगा आप, ठीक है। ओके ओके। यस मुस्कान, आपकी पढ़ाई का क्या चल रहा है अभी? सर कर रही हूँ। आज मैंने वर्चुअल मीटिंग वाला चैप्टर किया था। उसमें जो टॉपिक एक है कि व्हाई डू वी नीड वर्चुअल मीटिंग, वो नहीं समझ में। सेक्शन कौन सा था उसका? सर उसमें सेक्शन नहीं दे रखा है, एक मिनट फिर से चेक कर। सर हाँ जी। सर इसमें तो वर्चुअल मीटिंग का सेक्शन 173 दे रखा है। डन। क्या डाउट क्या है इसमें? व्हाई डू वी नीड वर्चुअल मीटिंग? देखो आंसर तो हम लोगों को पता ही है, तो या तो एक बार नोट्स आपके पास हैं, कौन सी बुक से रीड कर रहे हो आप? अनूप जैन सर। या तो मुझे रीड करके बता दो, ठीक है, किस लाइन में मतलब डाउट आ रहा है। एक्चुअली सर इस बुक में ना ऐसा ये जो टॉपिक ये वाला है क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर अलग से नहीं दे रखा, और जो मैंने जिस वीडियो के थ्रू किया था उसमें ये आया था। ओके देखो वर्चुअल वीडियो मीटिंग में की, सर हाँ बोलो। यस। जैसे वीडियो में तो इतना बता रखा था कि जो जैसे अगर कोई डायरेक्टर वगैरह है जो कि इंडिया में या फिजिकल उस पर नहीं प्रेजेंट हो सकता है, इसीलिए वर्चुअल मीटिंग करते हैं। ठीक है। बस इतनी ही चीज रखी थी और कुछ नहीं था उसमें। तो देखो पॉइंट जो है वो वैलिड है, और एक बार चलते हैं हम सेक्शन 173 के ऊपर, एक मिनट प्लीज। देखो यहाँ सबसेक्शन 2 में एक बात लिखी हुई है, द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स इन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड एज मे बी आइदर इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, है ना, और other audio visual means as may be prescribed which are capable of recording and recognizing the participation of the directors and of recording and storing the proceedings of such meetings along with the date and time। तो यहाँ पर तो क्लैरिफाई कर दिया कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो provided that the central government may by notification specify such matters which shall not be dealt with in a meeting through video conferencing or other audio visual means। तो यानी सर जो वर्चुअल मीटिंग है ये जैसे अगर कोई है फिजिकल प्रेजेंस अपनी नहीं ले सकता बोर्ड मीटिंग में, बिल्कुल, तो उसको वो मीटिंग में किसी वीडियो के या ऑडियो के थ्रू ज्वाइन हो सकता है, और वो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि डेट और टाइम हमारे पास डाटा सेव रहे। हमारे पास प्रूफ रहे कि हाँ भाई अटेंड किया, ठीक है। हाँ
और यहाँ पर देखो यही बात जो आप बोल रहे हो नीचे वाले पैराग्राफ में लिखी हुई है, प्रोविजन में लिखी हुई है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट करके, ठीक है, कि अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो सकती तो हम इसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग से अटेंड करवा सकते वीडियो हैं, कॉल। ठीक है। और इसके बारे में क्लैरिफिकेशन यहाँ मिल जाएगा इसमें जो मैंने निकाला हुआ है ना, दिस इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स जहां से मैं देख रहा हूँ, और इससे ज्यादा डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं ना वो भी देखो आ गए हैं। अभी लास्ट चेंज कब हुआ है? 15 जून को 2021। किस वर्ड को चेंज किया गया है, किस चीज को चेंज किया गया, सब यहाँ मिलेगा। किस डेट को क्या चेंज किया गया, देखो सरकार का नोटिफिकेशन तक आ जाएगा गवर्नमेंट, ये देख रहे हो इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, किस सेक्शन को किस डेट से चेंज किए गए हैं, यहाँ सब मिल जाता है। तो मतलब इससे ज्यादा रिलायबल कुछ नहीं होता हमारे लिए। और अगर आप उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो इसमें सब मिल जाएगा, यहाँ से चेक कर सकते हो कि उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सारी चीजें यहाँ। और सर जो मैंने वीडियो उसमें चेक कर देखी थी उसमें ये भी दे रखा था कि जैसे अगर जो पर्सन ये डायरेक्टर जो है अगर वो नहीं ले सकता है फिजिकल उसमें तो उसे स्टार्टिंग में ही बताना होगा कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ताकि प्रॉपर कंप्लीट ईयर जो है अरेंजमेंट्स किए जा सके, क्योंकि देखो ऐसे बिना अरेंजमेंट्स के तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं कर सकते। बट सर अगर वो बोलता है कि जैसे मैं कंप्लीट ईयर मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं कहीं आउट ऑफ इंडिया या जैसे भी है नहीं आ सकता हूँ, और बट वो लास्ट की 2 मीटिंग में आ जाए, भाई आप आने से देन मना नहीं कर सकते उसे, ठीक है, आप आने से तो उसे मना नहीं कर सकते। और पहली बात तो आप अगर कह रहे हो आप आउट ऑफ द स्टेट जा रहे हो 3 महीने से ज्यादा के लिए, ठीक है, तो वहां पर तो अल्टरनेट डायरेक्टर का प्रोविजन ही आ जाता है। पता है ना आपको अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में? यस। तो कंपनी तो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगी, और आप जब वापस आते हो ना आपको इन्फॉर्म करना होता है, कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है कि आप भाई। बाकी एक और बात है आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट के ऊपर जैसे डिस्कशन कर भी रहे हैं ना, सीएल के अंदर एक चीज जरूर ध्यान रखना कि भाई एक कोई ना फिक्स्ड आंसर नहीं होता, उसका आंसर यस भी हो सकता है नो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो बोलने वाला इंसान है ना वो कौन किन फैक्ट्स को कंसिडर करके बता रहा है, बात समझ रहे हो? तो फैक्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं केस के अंदर ना, फैक्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि भाई ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा होगा तो सारे फैक्ट्स को मिला के डिसीजन देखा जाता है, समझ रहे हो? तो इसलिए इन चीजों को आंसर करने से पहले भाई सारे फैक्ट्स पूछ लेना, एक एक चीज को पूछ लेना, डिस्कस कर लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके एक फैक्ट चेंज होने पे ना आंसर चेंज हो। तो अगर कहीं से पूछ रहे हो, कुछ चीज पूछ रहे हो ना, तो सारे फैक्ट्स दिखाने पड़ेंगे, तो उसको कंपेयर करके हम कंक्लूजन निकालें क्या रहेगा। आपने अभी क्या बोला था? यही सर कि जैसे जो पर्सन है वो अगर कंप्लीट ईयर में कह रहा है कि मैं पूरा कंप्लीट ईयर आउट ऑफ स्टेशन हूँ और तो मैं नहीं ले सकता फिजिकल, उस पे वर्चुअल थ्रू लूंगा मैं, बट वो लास्ट के 2 मीटिंग्स में फिजिकली वहाँ प्रेजेंट। अच्छा अभी देखो आपने स्टेटमेंट चेंज कर दी, पता है आपने? पता है स्टेटमेंट चेंज की आपने? आई थिंक सर पहले कंट्री बोला होगा कुछ ऐसा ही कुछ। तो नहीं, कंट्री नहीं, आपने कहा कि वो पूरा साल वर्चुअल मीटिंग लेगा, पहले आपने ये नहीं कहा था कि वो पूरा साल हाँ सर, वर्चुअल। नहीं सर मैंने ये बोला था कंप्लीट ईयर के लिए अगर वो बोलता है तो। चलो जो भी है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी पता है क्या है? अगर तो वैसे आउट ऑफ द स्टेट कोई डायरेक्टर जाता है ना तो हम उसकी जगह अल्टरनेट डायरेक्टर तो अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन अगर वो वर्चुअली अटेंड करना चाहता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अल्टरनेट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फिर तो उसी से काम चल जाएगा। हाँ फिजिकली अगर वो अटेंड करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसको एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करना चाहिए कंपनी को। बाकी इसके रूल्स तो देखने पड़ेंगे, रूल्स एक मिनट रुकना, मैं रूल्स भी रेफर कर लेता हूँ। इसका रूल कौन सा है? सर है रूल 3 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। आ गया ना ये वाला। A company shall comply with the procedure for conducting board meeting through video conferencing. Every company shall make the necessary arrangements to avoid failure of video or audio visual connections. The chairperson of the meeting and the company secretary, if any, shall take due and proper care. ठीक है ठीक है ठीक है। To record proceedings, prepare minutes of the meeting to store safekeeping and making the tape recordings. भाई पूरा रिकॉर्ड करो to ensure that person other than concerned person कोई और दूसरा ना अटेंड कर पाए। That part इसमें सब एक तो दूसरे ये को सारे कोई भी पॉइंट्स तो दिक्कत लिखे हो। हुए हैं।
देखो, द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल सेंड टू ऑल डायरेक्टर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3। ठीक है, देखो नोटिस में बताना पड़ेगा कि भाई ये ऑप्शन अवेलेबल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। कंपनी को नोटिस में बताना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग के नोटिस में बताना पड़ेगा। सिर्फ डायरेक्टर के कहने से कुछ नहीं हो पाता। A director intending to participate through video conferencing or audio visual means shall communicate his intention to the chairperson or the company secretary of the company। भाई जिसका इंटेंशन है डायरेक्टर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करने का, किसको इन्फॉर्म करेगा? चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी को। chairperson. If the director intends to participate through video conferencing or other audio visual means, he shall give prior intimation to that effect sufficiently in advance so that company is able to make suitable arrangements in this behalf। वही Suitable आपको बोली बात, बिल्कुल। फिर any director who intends to participate in the meeting through electronic mode may intimate about such participation at the beginning of the calendar year and such declaration shall be valid for 1 year। जो भी डायरेक्टर है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहता है मीटिंग में, उसको कब इन्फॉर्म करना होगा? एट द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर एंड सच डिक्लेरेशन शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। फिर एक और चीज आ गई, प्रोवाइडेड दैट सच डिक्लेरेशन शैल नॉट डिबार हिम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग। भाई वो अगर फिजिकली मीटिंग अटेंड करना चाहे तो फिर भी वो अटेंड कर सकते, उसको आप मना नहीं कर सकते फिजिकल मीटिंग अटेंड करने से। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? Yes. Provided that such declaration shall not debar him from participation in the meeting in person। in person means physically अटेंड करने अगर वो मीटिंग आता है तो आ सकता है, उसको रोक नहीं सकते कि भाई तुमने तो कहा था तुम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करोगे, तुम अब फिजिकली कैसे आ गए मीटिंग अटेंड करने के लिए? नहीं, आप मना नहीं कर सकते। इन विच केस ही शैल इंटीमेट द कंपनी सफिशिएंटली इन एडवांस ऑफ हिज इंटेंशन टू पार्टिसिपेट इन पर्सन। लेकिन भाई फिर भी उसे इन एडवांस में इन्फॉर्म करना होगा कि वो इन पर्सन आना चाहता है, पर्सनली प्रेजेंट होना चाहता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन। लेकिन अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता, समझ रहे हो, इट शैल बी एज्यूम दैट द डायरेक्टर शैल अटेंड द मीटिंग इन पर्सन। ये सी के लिए, सी पॉइंट के लिए लिखा था कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करना चाहता है तो उसे एडवांस में इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता तो ये मान लिया जाएगा कि वो इन पर्सन अटेंड करना चाहता है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग ए रोल कॉल शैल बी टेकन बाय द चेयरपर्सन व्हेन एवरी डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स शैल स्टेट फॉर द रिकॉर्ड द फॉलोइंग नेमली। भाई उनसे पूछा जाएगा नेम, लोकेशन, कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सब ना रिकॉर्ड करेंगे वो। दैट ही हैज रिसीव्ड द एजेंडा एंड यानी ऑल फिर द, अगर वो कहीं बाहर गया है तो इंफॉर्मेशन उसने देनी होगी कि वो कहाँ पर गया हुआ है, क्या है। बिल्कुल नेम लोकेशन बताना होगा, कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहा है, एजेंडा उसे मिला नहीं मिला, रेलेवेंट मटेरियल मिला नहीं मिला, ये सब बातें उसे उससे एक्सेप्ट करवाई जाएंगी वीडियो रिकॉर्डिंग में। दैट नो वन अदर देन कंसर्न डायरेक्टर इज अटेंडिंग और हैविंग एक्सेस टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग एट द लोकेशन मेंशन। ये भी बुलवाया जाएगा कि भाई ये तुम किसी और को दिखा नहीं रहे, तुम किसी से शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, डायरेक्टर से सीक्रेसी मेंटेन करनी जरूरी होती है ना बोर्ड मीटिंग में। फिर नेक्स्ट पॉइंट में, आफ्टर द रोल कॉल द चेयरपर्सन ऑफ द और द कंपनी सेक्रेटरी शैल इन्फॉर्म द बोर्ड अबाउट द नेम्स ऑफ पर्सन्स अदर देन द डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट इन द सेड मीटिंग एट द रिक्वेस्ट और विद इन द परमिशन ऑफ चेयरपर्सन कंफर्म दैट द रिक्वायर्ड कोरम इज कंप्लीट। फिर भी बोर्ड मीटिंग में कई बार बाहर के लोगों को ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन से बिठाया जा सकता है। ठीक है ना, उसके लिए कंसेंट लेनी होती है डायरेक्टर्स की, चेयरपर्सन की। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेने के लिए कई बार उनको बुलाया जाता है, तो अगर ऐसा करना चाहें तो परमिशन से कर सकते। फिर क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन है, डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग इन अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मींस शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। भाई जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे कोरम में काउंट करेंगे, अनलेस ही इज टू बी एक्सक्लूडेड फॉर एनी आइटम्स ऑफ बिजनेस अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। भाई जब तक कि लॉ के अकॉर्डिंग उसको इंक्लूड करने से मना नहीं किया गया तब तक हम उसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अच्छा लॉ में ऐसा होता है कि डायरेक्टर को इंक्लूड करने के लिए मना कर देते हैं कोरम में? मुस्कान, ऐसा होता है? हाँ जी, नहीं होता शायद। अरे लॉ में सब कुछ होता है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो होते हैं ना उन्हें कोरम में काउंट नहीं करते, ना उन्हें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, ना बोलने का राइट होता है, ना वोट करने का राइट होता है, ना वो कोरम में काउंट होते हैं। कौन? जो इंटरेस्ट डायरेक्टर्स होते सुना हुआ है? हैं। नहीं मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना। ठीक है, और पूछो, और क्या पॉइंट है? नहीं सर, और तो ये वाला चैप्टर हो गया था, फिर यही चीज था, ये नहीं आ रहा था क्योंकि नहीं। बुक में ये नहीं रखा था और वैसे ही था। देखो मैंने कहाँ से ढूंढा, मैंने कहाँ से देखा, रोल मैंने ऑनलाइन निकाली सारी चीजें,
मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से सब कुछ निकाला, देख रहे हो सेक्शंस और इसके रूल्स देखो, कंपनीज रूल्स भी हैं, इफेक्टिव डेट्स भी हैं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन भी हैं, सब कुछ मिल जाता है। ओके। जब जैसे अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर के बारे में बात हुई, मैं ये देखो यहाँ क्या लिख रहा हूँ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, देखो इसने निकाल दिया, जहाँ जहाँ इंटरेस्टेड डायरेक्टर की बात हो रही है वो सारे सेक्शंस निकाल के रख, है ना। चलो कोई बात, और पूछ लो जो पूछना है, मीटिंग ओवर होने वाली है। नहीं सर, आपने सर ये वाला चैप्टर किया था पापा को लोन के बारे में बताया था, सर। मेरी तो बात नहीं हुई है, मम्मी मैंने अभी आपको आई नहीं है वो वापस। मैंने आपको हिंट दिया था कि लोन वगैरह हो रहे हैं 30-30, 40-40 लाख के, ठीक तो, और विदाउट एनी सिक्योरिटी, बिना कोई सिक्योरिटी रखवाए, गारंटी सरकार की तरफ से, ठीक। बाकी लोग करवा रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, अगर पापा ने, और जिनका सिविल अच्छा नहीं है उनको भी मिल रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आपका सिविल अच्छा होना जरूरी, सिविल पता है ना आपको या नहीं।